इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा स्कैम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1980s तक चाइना और इंडिया दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलमोस्ट बराबर थी। लेकिन फिर चाइना ने अपने देश में कई नई एजुकेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए, जिन्होंने चाइना के स्टूडेंट्स को कई बिजनेसेस के लिए रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई, जिसने कुछ ही सालों में चीन के इकोनॉमिक ग्रोथ को डबल डिजिट तक पहुंचा दिया। और आज चाइना की इकोनॉमी भारत से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि देखो इंडिया में इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे कोर्सेज को पढ़कर भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास जॉब करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है। बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। हालत इतने खराब है कि अपने माँ बाप के जीवन भर की कमाई, अपने जीवन के 15 से 20 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी जॉब ना मिलने पर लोग अनपढ़ों की तरह ठेले खोल रहे हैं, जैसे बीटेक पानीपुरी वाली, MBA चाय वाला, बीटेक चाय वाली, जो कि कोई अनपढ़ भी कर सकता है। और हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग भी ना आने वाले से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ये ज्ञान मत देना कि इतने सालों के एजुकेशन एंड डिग्री लेकर पानीपुरी एंड चाय बेचना एक स्टार्टअप कहलाता है। पर सवाल ये है कि आखिर यूथ का ये हाल क्यों है कि इतने सालों की मेहनत और लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती है, या फिर कहूं कि वो जॉब के लायक ही नहीं बनते। आखिर हमारे एजुकेशन सिस्टम की ऐसी क्या कमी है जिसने यूथ का ये हाल बनाकर रख दिया है, और आखिर दूसरे देश इसमें हमसे बेहतर क्यों हैं? वेल सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं आज के इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम जिस मैकोलाई एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसे कॉलोनियल रूल में थॉमस बेबिंगटन द्वारा साल 1830 के दौरान भारत में लागू किया गया था। जिस एजुकेशन सिस्टम का काम था ब्रिटिशर्स के लिए इंडियंस की एक ऐसी सोसाइटी तैयार करना जिनमें कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग ना हो, और वो अपने लीडर्स यानी कि ब्रिटिशर्स के फैसलों पर कोई भी सवाल ना उठाए। मतलब अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स उस समय अपने एजुकेशन सिस्टम के जरिए केवल हम इंडियंस को उनके नौकर यानी कि स्लेव्स बनने के लिए ट्रेन कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बावजूद भी साल 1947 से लेकर आज तक इसी एजुकेशन सिस्टम के जरिए भारतीयों को पढ़ाया जा रहा है, जिसके रिजल्ट हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि देखो, एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम का काम होता है देश के यंग टैलेंट्स को काबिल बनाना, उन्हें असली दुनिया के चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार करना, ताकि वो अपने टैलेंट के जरिए आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने देश और दुनिया की सेवा कर सके। पर हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम मेजॉरिटी इंडियन स्टूडेंट्स को ये सब सिखाने में फेल रहा है। हालत यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट से ज्यादा फायदा तो टीचर्स, प्रिंसिपल, लैब असिस्टेंट एंड इनसे जुड़े बिजनेसेस को मिलता है। अब आखिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए पहले हम समझेंगे कि एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, और फिर देखेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इसमें कहां पर फेल होता है। तो देखो, एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम के दो फेज होते हैं, या फिर कहूं कि स्टूडेंट की जिंदगी के दो फेज में एजुकेशन सिस्टम उसे दुनिया के रियल चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। अब पहला फेज फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक का होता है, जबकि दूसरा फेज 12th से लेकर कॉलेज ग्रेजुएशन तक चलता है। तो देखो, किसी आइडियल एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स उसके फर्स्ट फेज में यानी 1 से लेकर क्लास 12 तक अपने आप के बारे में एंड अपने देश के इतिहास एंड कल्चर के बारे में बेहतर तरीके से समझ ले, और इसी दौरान ना उन्हें डेली लाइफ के लिए रिक्वायर्ड एसेंशियल स्किल्स लाइक फंडामेंटल कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड फाइनेंस की समझ जैसे स्किल्स भी सिखाई जाए। पर हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम मेजॉरिटी इंडियंस को लाइफ के फर्स्ट फेज में ही ये सब चीजें सिखाने में पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब मेरे केस में बताओ तो मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने कभी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक फाइनेंस के बारे में कुछ पढ़ा हो या स्कूल वालों ने कुछ पढ़ाया हो। हमें फाइनेंस को लेकर तो बिल्कुल जीरो नॉलेज था, और इसी तरह से बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें तो स्कूल में देखी ही नहीं जाती। अब अगर आप किसी टीचर से कुछ ऐसा सवाल पूछ लो जो कि आपके बुक में ना लिखा हो, तो टीचर आपका मुंह बंद कर देगा, लेकिन वो क्रिटिकल थिंकिंग को कभी बढ़ावा नहीं देगा। अब चलिए एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स को केवल उनकी स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं बल्कि अच्छी जॉब एंड करियर में भी मदद करती है। लेकिन फिर भी जिस इंग्लिश लैंग्वेज को हमें पहली क्लास से ही पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाता है, वो लैंग्वेज को मेजॉरिटी इंडियन स्टूडेंट्स इस नाकामयाब एजुकेशन सिस्टम के कारण 12th क्लास एंड इवन कई बार ग्रेजुएशन के बाद भी सीख नहीं पाते, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग। He is the Narendra Modi, he is a politician. No COVID-19 ऑफ इंडिया। और भला सीखेंगे भी कैसे, क्योंकि जो टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं, जिन कोचिंग सेंटर में वो इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, वो खुद इंग्लिश नहीं बोल पाते। अब आए दिन हमें इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियोस देखने को मिल जाती है जहां टीचर्स खुद इंग्लिश बोल या फिर समझ नहीं पा रहे, और वो इंग्लिश के टीचर हैं। MATU
नटूरे। पर देखो रियलिटी तो यही है कि बेहतर करियर के लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना ही होगा। दोस्तों हार्ड स्किल्स आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकती है, पर सॉफ्ट स्किल्स ही आपको जॉब दिलाएगी। और अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं तो आप अपनी ड्रीम जॉब तो पाएंगे ही, साथ ही साथ उसमें आपको काफी तरक्की भी मिलेगी। और जैसा कि स्विमिंग और ड्राइविंग घर पर बैठकर नहीं सीखा जा सकता, ठीक उसी तरह आप मूवीज देखकर या फिर किताबें पढ़कर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग एक प्रैक्टिस स्किल है जिसे सीखने के लिए आपको इंग्लिश बोलने वाले लोगों से बात करनी होगी, उनके साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी होगी। पर अगर आपके पास ऐसा कोई हो ही ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैम्बली ज्वाइन कर सकते हैं। कैम्बली इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनके पास 20,000 से ज्यादा यूके, यूएसए, कनाडा जैसे कंट्रीज के नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटर्स है, जो आपको लाइव क्लासेस में 1-to-1 कन्वर्सेशन के थ्रू इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं। जो ट्यूटर्स आपको आपके स्पीकिंग जर्नी में फ्रेंडली वे में गाइड करेंगे और आपके मिस्टेक्स के अराउंड नॉन जजमेंटल रहेंगे। Welcome to my classroom. My name is Whitney. I am a TEFL certified instructor. Also कैम्बली पर आप IELTS कोर्स और बिजनेस इंग्लिश कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, जहां प्राइवेट ट्यूटर आपको 1-on-1 आपके पेस के मुताबिक टीच करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कैम्बली को डाउनलोड करो और सब्सक्राइब करो हमारा कोड KB27 को यूज करके, जिससे आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। ऑफर केवल 2 हफ्तों के लिए है, तो जल्दी कीजिए। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सो पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स का ही रिजल्ट है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 77% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में ना एंजाइटी होती है। अब एजुकेशन सिस्टम के फर्स्ट फेज का सबसे बड़ा काम ये भी होता है कि वो स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग की एबिलिटी को डेवलप करे, ताकि वो ऐसे ही आंख बंद करके लोगों पर भरोसा ना करे, खास करके लीडर्स पर। लेकिन इसमें भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट आपको भारत की राजनीति में जातिवाद और धर्म के नाम पर एंड लोगों के माइंडसेट में कट्टरता के रूप में आज भी देखने को मिल ही रहा है। इसके अलावा दोस्तों आज की सोसाइटी में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो है लोगों में बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। क्योंकि जहां एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम का काम होता है कि जीवन के शुरुआती फेज में ही स्टूडेंट्स को कंपाउंडिंग, मनी मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अच्छे से समझा दिया जाए, ताकि वो स्टूडेंट जब भविष्य में कोई जॉब या फिर बिजनेस के जरिए पैसे कमाए तो उससे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बने ही, साथ ही साथ कमाए हुए पैसे को देश की तरक्की में इन्वेस्ट करके अपने साथ साथ अपने देश की फाइनेंशियल ग्रोथ को भी तेज करे। लेकिन इस मामले में भी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल है। देखो मेजॉरिटी इंडियंस का मनी मैनेजमेंट तो इतना बेकार है कि 12,000 की सैलरी वाला इंसान भी 1 लाख के आईफोन जेब में लेकर घूमता है, लाखों की बाइक चलाता है, चाहे भले ही उसकी पूरी सैलरी EMI में ही चली जाए। पर इन सब में एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा जो धोखा हमारे साथ करता है ना, वो है हमारी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करना, वो भी हमें झूठा इतिहास पढ़ाकर। तो दोस्तों एजुकेशन सिस्टम के शुरुआती फेज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट्स को उनके कल्चर, उनकी हिस्ट्री के रिचेस्ट इवेंट्स के बारे में बताया जाए, ताकि वो उन पर प्राउड फील कर सके, अपने आप को उस कल्चर एंड सिविलाइजेशन का हिस्सा होने पर प्राउड एंड कॉन्फिडेंट फील करे। बट शॉकिंगली हमारा एजुकेशन सिस्टम इस मामले में तो पूरी तरह से एक स्कैम है और झूठ से भरा हुआ है, जो आपको प्राउड फील कराने के बजाय सिर्फ सेल्फ डाउट में डालता है, आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के बजाय आपको कमजोर बनाता है। क्योंकि वहां पर ना आपको अपने देश की हजारों साल पुरानी रिच हिस्ट्री नहीं दिखाई जाती कि कैसे भारतीय राजा पौरुष ने यूरोप के सबसे महान राजा कहे जाने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट को हराकर भारत में घुसने से रोक दिया था, या फिर राजेंद्र चोला, कलिंगा रूलर्स के राजाओं ने किस तरह इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाया था। ना तो हमें यह बताया जाता है कि कैसे अंग्रेजों के आने से पहले हमारा यही देश दुनिया की GDP में 33% के साथ डोमिनेट करता था, या फिर इन्वेडर्स के भारत पर अटैक करने से पहले हम साइंस और मैथमेटिक्स में कितने ज्यादा आगे थे। इन सब प्राउड करने वाली चीजों को छोड़कर आपको केवल 200 से 500 सालों की कॉलोनियल हिस्ट्री एंड दूसरे देशों से आए राजाओं की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। उसमें भी वो वाली हिस्ट्री नहीं कि हमने उनसे किस तरह फाइट की, बल्कि खास तौर पर चुनकर हमारी बुक्स में वही हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी कि कैसे भारत के महाराजा इन विदेशी अंग्रेजों और पड़ोसी देशों से आए लुटेरों से हारे थे, कैसे ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस को सभ्य बनाया, भारतीय औरतों को सती प्रथा से बचाया, जबकि इन रियलिटी कई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में यह बात साफ साफ लिखी है कि सती प्रथा इंडियन कल्चर में काफी रेयर थी और ऐसे काफी कम ही इवेंट्स इतिहास में हुए थे। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने इस चीज को इस तरह प्रोपेगेट किया जैसे अंग्रेजों के आने से पहले सती प्रथा भारत के हर मोहल्ले और गली में हुआ करती थी। इसलिए अंग्रेजों और उनके चाहने वालों द्वारा आजादी से पहले और उसके बाद ऐड किए गए इस
झूठ और चुने हुए इतिहास को बार बार पढ़ाने का असर हम इंडियन पर इस तरह हुआ कि मेजॉरिटी इंडियंस आज खुद ही अपने कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करता। इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स और इंडियन वैल्यूज लाइक पैर छूना, व्रत रखना, पूजा करना, मंदिर जाना कई लोगों को बैकवर्ड कल्चर फील होता है, जबकि वही लोग आपको वेस्टर्न कल्चर की गाथा गाते हुए दिख जाएंगे, उनके वेस्टर्न क्लोथ्स पहनकर घूमते हुए दिख जाएंगे, अब क्रिश्चियंस ना होकर भी कूल दिखने के लिए चर्च में फोटो खिंचवाते दिख जाएंगे। वैसे यहाँ पर मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा, बस ये कहना चाहता हूँ कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे माइंड को चेंज किया है। और देखो ये एजुकेशन सिस्टम ना केवल हमें अपने आइडेंटिटी पर बुरा फील करने पर ही नहीं रुकता, बल्कि यह उससे आगे जाता है और हमारे आने वाले भविष्य पर भी इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों एजुकेशन सिस्टम का दूसरा हिस्सा जो 12th करने के बाद कॉलेज में शुरू होता है ना, उसमें स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड के लिए तैयार किया जाता है। इस फेज में बच्चों को उनके द्वारा सीखी गई चीजों को अप्लाई करना सिखाया जाता है, उन्हें उनके कोर्स के मुताबिक बिजनेस एंड कंपनीज में काम करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स सिखाई जाती है। और इस मामले में हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत क्या है ये भी आप जानते होंगे। हालत इतनी बेकार है कि मैकेनिकल इंजीनियर करके एक इंजीनियर को इंजन की वर्किंग के बारे में ही नहीं पता होता है, और पता भी है तो केवल थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल के नाम पर कुछ भी नहीं। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग का हाल नहीं है, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, इन सब में यही धंधा चल रहा है। अब एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जब हमें कभी ऑफिस में किसी डिजाइनर, एडिटर या राइटर को हायर करना होता है ना, तो उस प्रक्रिया में हमें कई बार महीनों लग जाते हैं, और उसके बाद भी जो लोग हमें मिलते हैं उनकी एप्लीकेशन में तो काफी अट्रैक्टिव चीजें लिखी होती है कि इसे ये भी आता है, वो भी आता है, लेकिन उनसे रियल में मिलने पर ना ये पता चलता है कि रिज्यूम में लिखी ज्यादातर चीजें तो बिल्कुल झूठ है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जान के हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन केवल 80 लाख है। वो देश दुनिया में इनोवेशन इंडेक्स में टॉपर है, जबकि भारत जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ है वो इस लिस्ट में 52 नंबर पर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भारत हर साल 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स, 10 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है ना, उनमें 90% स्टूडेंट्स अपनी ही फील्ड में जॉब करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं रखते। वो क्वालिटी नहीं होती उनके पास जिनको देखकर कंपनी उन्हें जॉब के लिए हायर करे। और इसका रिजल्ट हमें हर साल अनम स्टूडेंट की संख्या में बढ़ोतरी के रूप में मिलता है, जिसके चलते स्टूडेंट अपने फील्ड को छोड़कर किसी और फील्ड में जॉब करते हैं या फिर ऐसा काम करते हैं जिसमें एजुकेशन की जरूरत ही नहीं होती। मतलब वही स्टार्टअप के नाम पर चाय बेचना, पकोड़े बेचना, गोलगप्पे बेचना। अब देखो ये करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन इसको स्टार्टअप कहना ये बुरी बात। हायर एजुकेशन के मामले में तो भारत की हालत बताते हुए बहुत बुरा लगता है, जहां ना तो हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है और ना ही उन्हें रिसर्च के लिए फंडिंग और असिस्टेंस मिलता है। IIT के नाम पर हम अपने कई स्टूडेंट्स की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये स्टूडेंट्स हमारे मेजॉरिटी इंडियन स्टूडेंट्स 1 मिलियन इंडियन ग्रेजुएट का केवल 0.1% है। इन शॉर्ट कहूं तो हमें हमारे इसी एजुकेशन सिस्टम द्वारा पूरी जिंदगी अपने ही कल्चर, अपनी ही वैल्यूज को हेट करना सिखाया जाता है, जिसका रिजल्ट हमें एक ऐसी सिविलाइजेशन मिलती है जो अपने ही देश में रहकर भी अपने ही कल्चर, हिस्ट्री एंड वैल्यू से ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना पसंद करती है, जिसका असर आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, जहां लड़का हो या लड़की केवल कुछ व्यूज एंड लाइक्स के लिए आजकल क्या क्या कर रहे हैं। ये हमारे अपने देश का कल्चर एंड वैल्यूज है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि हम अपने इस बिगड़े हुए एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। आप अपना जवाब मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका नाम था JP मॉर्गन। अब JP मॉर्गन का नाम आपने जरूर सुना ही होगा कभी ना कभी, लेकिन वो इंसान आखिर इतना बड़ा बना कैसे? वो फाइनेंस का राजा कहलाता है, लेकिन आखिर वो बना कैसे? उसके क्या डार्क मोमेंट्स थे और क्या अच्छाई थी, जहां पर क्लिक करके जाकर देखो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।